सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित उरीती आपका स्वागत करता हूँ एग्जाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि भाई हमारा डेली जीके का डोज चलता है ना, रात के 9 बजे। और ये हमारे यूके पीएससी, यूके एसएससी और जो भी अदर स्टेट के एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और सेंटर के भी जो एग्जाम्स हैं। तो देखिए हमारे जो ये चार्टर एक्ट चल रहे हैं, इसमें हमारा ये तीसरा चार्टर एक्ट ऑफ 1793 है ना। इससे पहले पिट्स एक्ट, इंडिया एक्ट था, और उससे पहले क्या था भाई, हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था। तो ब्रिटिश ने जो 1773 से और जो 1850 तक जो भी एक्ट बनाए, उसके ऊपर ये है। जहाँ पे हम 1853 तक के एक्ट लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1857 में क्रांति हुई थी, और उसके बाद में काफ़ी चेंजेस इन चीज़ों में आ गए थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी से जो प्रशासन था वो कहाँ चला गया, सीधे क्राउन के पास चला गया, मतलब ब्रिटिश संसद के पास चला गया, है ना। तो इसी को रिलेटेड एक चार्टर एक्ट था। अब देखिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, तो उसके बाद में क्या करा इन लोगों ने, इन्होंने कोशिश ये करी कि शासन करने दिया जाए। किसको करने दिया जाए? ईस्ट इंडिया कंपनी को। बस क्या है कि अपनी तरफ से थोड़ी बहुत क्या रोक टोक लगा दी जाए। तो क्या हुआ कि द एक्ट मेड ओनली फेयरली मिनिमल चेंजेस टू ईदर द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया और ब्रिटिश ओवरसाइट ऑफ द कंपनी एक्टिविटीज। अधिनियम ने भारत में सरकार की प्रणाली या कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश ने केवल काफी न्यूनतम बदलाव किया, मतलब उन्होंने ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं करे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, उन्होंने क्या कहा कि कंपनी का जो व्यापार है एकाधिकार है, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के ऊपर जो व्यापार था, एकाधिकार जो मोनोपोली थी, उसको उन्होंने अगले 20 साल तक क्या कर दिया, जारी रखा। मतलब अगले 20 साल तक इसमें कोई भी बदलाव उन्होंने ना करने की बात कही। आपको पता है नियंत्रण बोर्ड था भाई हमारा ना, है ना। कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो कर्मचारियों और भुगतान के सदस्यों के लिए वेतन भी अब कंपनी से लिया जाता था। मतलब देखो भाई, जितने भी सदस्य थे आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, उनकी जो सैलरी थी वो भी अब किससे ली जाने लगी? ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो अगर कुछ उन्होंने दिया भी कंपनी को, तो कुछ ना कुछ उन्होंने कंपनी से क्या करा भाई, लिया भी। और जो अन्य प्रावधान थे, जो अदर प्रोविजन थी इस एक्ट में, वो क्या क्या थे, इसको आपने अभी आगे पढ़ोगे। तो सबसे पहले उसने क्या करा कि द गवर्नर जनरल वाज ग्रांटेड एक्सटेंसिव पावर ओवर द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज। मतलब गवर्नर जनरल की क्या कर दी उसने, बहुत व्यापक, मतलब उसकी पावर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, जो उसकी क्या थी, अधीनस्थ प्रेसिडेंसी थी। अधीनस्थ प्रेसिडेंसी की बात कहूँ, आपको पता है कि कलकत्ता का तो जो गवर्नर जनरल था, वो मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल से क्या रखा गया, ऊपर रखा गया। मतलब तुमको किसकी बात सुननी पड़ेगी भाई? जो कोलकाता का क्या है भाई, गवर्नर जनरल है। तो उसके जो सबऑर्डिनेट थे, उसके लिए उसकी पावर को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल की अपनी परिषद पर शासन करने की शक्ति की पुष्टि की गई, और अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों पर विस्तारित किया गया। The Governor General's power of overruling his council was affirmed and extended over the governors of the subordinate presidents। मतलब उसको उसके क्या कराया गया, जो गवर्नर्स थे, जो राज्यपाल थे, उनके ऊपर क्या कराया गया, उसको विस्तारित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों को बिना अनुमति के भारत छोड़ने से क्या कर दिया गया भाई, मना कर दिया गया, है ना। 1773 से मतलब रेगुलेट जब ये करते रहे, तो धीरे धीरे इन्होंने कर्मचारियों के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मतलब काम-काज करने का जो प्रशासन था, उसकी उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी लेके वहाँ काफ़ी क्या कर दी, रोक-टोक कर दी। और इस वाले एक्ट में तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि आप लोग भारत छोड़ के नहीं जा सकते हो। अगला, गवर्नर जनरल, है ना, गवर्नर जनरल, राज्यपाल, कमांडर इन चीफ की नियुक्ति के लिए शाही अनुमोदन अनिवार्य था। अगर मान लो किसी भी क्षेत्र में कोई नियुक्ति हो रही है ना, रॉयल वॉज अप्रूवल वॉज मैंडेट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ और गवर्नर। मतलब अगर आप किसी भी गवर्नर को या कमांडर इन चीफ को, गवर्नर जनरल को बम्बई, मद्रास या कोलकाता, जो उस टाइम पे तीन मुख्य क्षेत्र थे, अगर वहां आप नियुक्त कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो है शाही, मतलब जो रॉयल था ब्रिटेन का, उसका अनुमोदन, उसका अप्रूवल क्या चाहिए था, जरूरी चाहिए था। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत, जिसे विशेषाधिकार या देश व्यापार के रूप में जाना जाता था, द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज empowered टू ग्रांट लाइसेंस टू बोथ इंडिविजुअल एंड कंपनी एम्प्लॉयज टू ट्रेड in इंडिया, नोन एज प्रिविलेज और कंट्री ट्रेड, में व्यापार करने के लिए व्यक्तियों और कंपनी के कर्मचारियों दोनों को लाइसेंस देने का अधिकार दिया गया था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया गया कि भाई,
भारत में व्यापार करने के लिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी के कर्मचारियों को अगर आप लाइसेंस दे रहे हैं तो वो आपको किससे लोगे भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी से, है ना? जिसने चीन में अफीम के शिपमेंट का मार्ग प्रशस्त किया, और यहीं से आपको पता है कि इसी की वजह से जो है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लाइसेंस की पावर मिल गई, तो उन्होंने जो है ये विच पेव्ड द वे ऑफ शिपमेंट ऑफ ओपीएम टू चाइना, तो मतलब चाइना तक क्या भाई, किसकी शिपमेंट होने लगी उसके बाद में, अफीम की। तो यही जो दो चार मुख्य बातें थी इस चार्टर एक्ट में, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया। और ये चार्टर एक्ट लाया इसीलिए गया था कि जो 1773 और 1784 में जो एक्ट लाया गया, उसमें थोड़ा बहुत सुधार और उसको थोड़ा बहुत इंक्रीज। तो इसकी मुख्य बातें जो थी वो क्या था भाई, कि कंपनी के व्यापार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, है ना? कंट्रोल जो बोर्ड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उसकी सैलरी कंपनी देगी, है ना? साथ ही साथ जो है कुछ भी आप अगर नियुक्त करते हैं तो आपको क्राउन की मंजूरी लेनी पड़ेगी। कर्मचारियों को भारत छोड़ने के लिए मना कर दिया गया, है ना? और साथ ही साथ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस देने के लिए क्या कह दिया गया कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी को आप लाइसेंस देते हैं तो कौन देगा भाई, कौन प्रोवाइड करवाएगा उसको? ईस्ट इंडिया कंपनी। और जिसने चीन में क्या करा भाई, अफीम के शिपमेंट का मार्ग क्या कर दिया, प्रशस्त कर दिया, मतलब उसको क्या कर दिया, आसान कर दिया। तो ये चार्टर एक्ट बहुत छोटे छोटे थे जो मैंने करवाए। अब एक इम्पॉर्टेंट आता है 1813 का, और 1833 का भी आ जाता है, और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगले सेशन में हम इन दोनों को पढ़ेंगे। आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, है ना? तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।